Hello, good morning students. Welcome to the online classes run by SBM Senior Secondary School, Bhadra, Jinjalo. Students, you have studied present indefinite tense and some exercise of present indefinite tense. But now you will study the second tense, present continuous tense. So please look attentively toward the whiteboard and try to understand. स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हो, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हो। उसकी एक्सरसाइज भी मैंने बताया, लेकिन आज आपको जो है दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ना है। तो दूसरा टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीनों नाम होता है। फिर से सुन लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब यह तीनों नाम क्यों दिया गया है, इन तीनों को क्लियर करने के लिए हम डेफिनीशन को देख लेते हैं। स्टूडेंट देख लीजिए, डेफिनीशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस denotes such action that are continued in present time। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डेफिनीशन मिली है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स सच एक्शंस, ऐसे कार्यों को बताता है दैट आर कंटिन्यूड, जो जारी होते हैं। इसका मतलब जारी आर मीन्स होते हैं, चूँकि आर इसलिए लगाया क्योंकि एक्शंस बहुवचन है। इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसमें वर्तमान समय में कार्य जारी रहता है, पूरा नहीं रहता है। स्टूडेंट्स फिर से सुन लीजिए, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जारी, नियमित, ठीक है ना। कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअली। फिर उसके बाद आप प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहे हो। देखो तीनों सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे आप कंटिन्यूअस की बात करते हो, ये हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव, ये है आपका प्रोग्रेसिव। फिर उसके बाद आता है इम्परफेक्ट। देख लो, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार या जारी, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जारी या लगातार, प्रोग्रेस में मतलब प्रगति करना, आगे को बढ़ना, यानी जो कार्य आगे को जारी हो, बढ़ रहा हो, अभी पूरा नहीं हुआ हो। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण। तो तीनों बात को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूअस ऐसा कार्य जो जारी हो, प्रोग्रेसिव जो आगे को चल रहा हो, बढ़ रहा हो, जारी हो, इम्परफेक्ट जो अपूर्ण हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप ऐसे कार्यों के बारे में पढ़ेंगे जो पूरा नहीं होंगे, लेकिन पूरा होने की अवस्था में जरूर होंगे। अब कितना पूरा होंगे ये भी क्लियर नहीं है स्टूडेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो ये क्लियर हो जाता है कि 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 2 दिन हैं, 2 महीने हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर कार्य नियमित चलता जा रहा होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। इसीलिए इसको कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ऐसे कार्यों को बताता है, दिखाता है, इंगित करता है जो वर्तमान समय में जारी रहते हैं, जो वर्तमान समय में जारी रहते हैं। ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको देखने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। जैसे इनके एग्जाम्पल को आप समझना है डेफिनीशन को, तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे राम इज़ ईटिंग फूड। देखिए स्टूडेंट्स, राम इज़ ईटिंग फूड, राम भोजन कर रहा है या खाना खा रहा है, ये हिंदी होती है। तो जो भोजन करने का कार्य है उसका, जो बैठा है भोजन करने,
अभी क्या लग रहा है इस सेंटेंस से कि भोजन कर चुका है, कि भोजन कर रहा है, क्या लग रहा है इस सेंटेंस से? तो राम भोजन कर रहा है, इसका मतलब यह लग रहा है अभी भी भोजन कर रहा है। अभी भोजन करने का जो कार्य है राम के द्वारा जो किया जा रहा है वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, परफेक्ट नहीं हुआ है। अगर यही सेंटेंस होता राम हैज़ ईटन फूड, राम भोजन कर लिया है, कर चुका है, खा चुका है, तो वह सेंटेंस क्लियर हो जाता, परफेक्ट हो जाता, कंप्लीट हो जाता। इसके आगे वाला सेंटेंस हो जाता जो आपका अगला टेंस है उसमें का सेंटेंस हो जाता। लेकिन इसमें आप देख लीजिए, इसमें काम पूरा होने की ओर तो है। ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे कि सर खा रहा है तो पूरा तो होगा ही, वास्तव में पूरा होगा। भाई आप खा रहे हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, पौने घंटे, जो भी आपके खाने की स्पीड है, जितना टाइम आप लेते हो उसके बाद तो कंप्लीट होगा ना खाने का काम। लेकिन जैसे ही खाने का काम पूरा होगा ये सेंटेंस हट जाएगा, अगला सेंटेंस आ जाएगा राम हैज़ ईटन फूड, तो वहाँ आ जाएगा राम भोजन कर चुका है। तो स्टूडेंट देख लीजिए, ये जो ईटिंग कार्य करने का जो तरीका है वह जारी है, भोजन करने का जो काम चल रहा है वो जारी है, इसीलिए यहाँ पर ING का प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसे टेंसेस में आप हमेशा ऐसे कार्यों को पढ़ोगे जो इनकम्प्लीट होंगे लेकिन कंटिन्यू होंगे, कंप्लीट होने की अवस्था में जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप जानते ही हैं हमको पहचान चाहिए, हर टेंस की अपनी अपनी पहचान होती है, तो इस टेंस की भी अपनी पहचान है। तो इसके पहचान में हम जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे, तो आपको मिलेगा कि जो हिंदी, ठीक है, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य हैं, हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में सबसे बड़ी बात है ये देख लेना, हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में। तो यहाँ पे हिंदी वाक्य क्रियाओं के अंत में क्या होता है उन चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे आप हैं तो सबके साथ मिलेगा, जैसे देख लेते हैं रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ या रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद रहा हूँ, रही हूँ, सामान्य रूप से ऐसे आते हैं। फिर उसके बाद ऐसे भी आता है आ है, ई है और ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों भी आते हैं, इसको भी बताऊंगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के, हिंदी क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में मतलब हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, ठीक है, हैं बिंदी वाला, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, आ है, ई है, ए हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट है तो सबके पीछे हैं तो लगा ही रहेगा, उसके अलावा रहा रही भी शब्द आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी वह हमेशा पढ़ता रहता है, सेंटेंस को ध्यान से देखना, खाता रहता है, जाता रहता है, पढ़ता रहता है, सोता रहता है, खेलता रहता है, ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, वह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही होते हैं क्योंकि उनमें भी कार्य जारी रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो याद रखना ये है डिफिनीशन के बाद की आइडेंटिफिकेशन पहचान। उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, आप भी जानते हैं हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, हेल्पिंग वर्ब होती है आर, हेल्पिंग वर्ब होती है एम आर, ठीक है ना, सॉरी पहले एम उसके बाद आर, इज़ एम आर। तो इज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है आर का प्रयोग। स्टूडेंट देख लीजिए, इज़ एक वचन कर्ताओं के साथ यानी ही, सी, इट और सिंगुलर नेम प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन का। आई के साथ फिक्स है, आई जो होता है वह कॉमन जेंडर होता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। यहाँ पर हूँ आएगा जब भी आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट टेंस में जब भी आता है हूँ आता है, तो हूँ के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग किया गया है। और आर का प्रयोग
प्लूरल सब्जेक्ट यानी दे, वी, ठीक है, उसके बाद यू, जितने भी प्लूरल कॉमन नाउन्स हैं या प्रॉपर नाउन प्लूरल वाले हैं जैसे राम एंड श्याम, ऐसे के लिए हमेशा आर का प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब की बात आती है स्टूडेंट्स, मेन वर्ब इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसके साथ आईएनजी का भी प्रयोग किया जाएगा। अब आपको यह बता दूं कि आईएनजी का प्रयोग यानी इंग का प्रयोग क्रिया में क्यों किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि जो इंग फॉर्म है यह केवल कंटिन्यूअस फॉर्म ही कहलाता है। इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म। यह इंग जो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस इंग का प्रयोग कार्य को जारी दिखाने के लिए किया जाता है। वैसे मैं आपको स्टूडेंट बता दूं, इंग का प्रयोग जो होता है वर्ब के साथ ही होता है, वह भी केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के साथ कभी भी नहीं होता है। दिमाग में आप बैठा लो, केवल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसी के साथ ही इंग का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ और बता दूँ आपको कि इंग का प्रयोग आप जो देख रहे हो मेन वर्ब के साथ इंग का प्रयोग जब होता है तो यह अलग अलग प्रकार से काम करता है। याद रखना, एक तो होता है, ठीक है, मेन वर्ब तो होता ही है मेन वर्ब को दिखाने के लिए, दूसरा होता है जिरंड को दिखाने के लिए और तीसरा होता है पार्टिसिपल को दिखाने के लिए। स्टूडेंट याद रखना, बहुत आगे की चीज़ है, हल्का में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये टॉपिक बड़ी एडवांस टॉपिक है, आप में है नहीं। तो किसी भी मेन वर्ब में अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो वह तीन काम करता है। एक तो काम करता है मुख्य क्रिया का, जैसे प्लेइंग, गोइंग, रनिंग, बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आएगा। कान खोलकर सुन लो स्टूडेंट्स, आईएनजी वाली फॉर्म जब मुख्य क्रिया का काम करता है कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। ठीक, मैं मुख्य क्रिया की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आईएनजी वाली जो वर्ब है वह बिना सहायक क्रिया की भी आ सकती है, लेकिन वहाँ पर वह मुख्य क्रिया नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर कोई दूसरा काम होगा, या तो उसका जिरंड का काम होगा जो नाउन का काम करता है, या तो यहाँ पर पार्टिसिपल का काम होगा जो वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है ना। तो आईएनजी लगाने से आपको मेन वर्ब मिलेगा, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ईटिंग, प्लेइंग, रनिंग, राम इज़ प्लेइंग, राम इज़ गोइंग, यहाँ पे मेन वर्ब है तो यहाँ पे मेन वर्ब के मुख्य क्रिया के रूप में आईएनजी मिलेगा। दूसरा जिरंड के रूप में, जैसे वर्किंग इज़ गुड, काम करना अच्छा होता है, प्लेइंग इज़ वेरी गुड फॉर बॉडी, यानी शरीर के लिए खेलना बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पर प्लेइंग, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे जिरंड के रूप में हैं। एडवांस चीज़ें हैं, बस ये जान जाओ, आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, लेकिन वहाँ पे वर्ब का काम नहीं होगा, अंतर बताएंगे आपको। और ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में तो हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है, ध्यान देना। पार्टिसिपल में तो हेल्प प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीन होते हैं। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव का भी काम करता है और नॉर्मल तरीके से भी इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। हम मेन वर्ब में आईएनजी तो ज़रूर लगाते हैं, लेकिन वह मेन वर्ब नहीं होती है, उसका काम बदल जाता है, वह एडजेक्टिव की तरह भी व्यवहार करने लगता है। तो स्टूडेंट्स ये है बहुत एडवांस, अगर इसमें हम जाएंगे तो ये सारी चीज़ें छूट जाएगी। ये बहुत एडवांस टॉपिक है, ए वाली और ए वाली, ठीक है। ये तो आप पढ़ ही रहे हो, ये दोनों टॉपिक बहुत ही एडवांस है। जिरंड बहुत ही एडवांस है और पार्टिसिपल भी बहुत एडवांस है। आपको बीच बीच में हम इनमें डिफरेंट बताते जाएंगे, केवल आपको केवल मेन वर्ब को जानना है, मेन वर्ब को पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इस प्रकार से आप में आईएनजी का प्रयोग मेन वर्ब के साथ करेंगे। तो ये पहचान देख लेना आप, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब देख लेना और ये मेन वर्ब देख लेना। ये तीनों चीज़ें पहचान आपको हिंदी वाली है, हिंदी कहीं लिखा होगा तो पहचानोगे, नहीं तो फिर इंग्लिश से पहचानोगे। कहीं इज़ेमार हो और मेन वर्ब में आईएनजी लगा हो, समझ जाना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लेकर चलते हैं
कि हम मेन वर्ब में आईएनजी लगाते कैसे हैं। अब देखो, हाउ टू एड इंग टू दी मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, इसको जानना ज़रूरी है। अब रूल नंबर 1 नॉर्मल है। नॉर्मल तरीके से अगर हम कोई भी वर्ब है सिंपली, ठीक है, सिंपल वर्ब अगर कोई भी है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ब वाई पे समाप्त होती है, कोई वर्ब डब्ल्यू पे समाप्त होती है, ठीक है, यानी जो कंसोनेंट पे समाप्त होती है या सेमी वावल सेमी कंसोनेंट पे समाप्त होती है, तो वहाँ पर सिंपली तरीके से हम आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम प्ले देख लो, प्ले, अगर इसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो इसका हो जाएगा प्लेइंग। अब देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब जैसे ड्रॉ देख लो, ड्रॉ, ड्रॉ में अगर आईएनजी आप लगाते हो तो हो जाएगा ड्राइंग। ड्राइंग, ड्रॉ मीन्स खींचना, ड्रॉ मीन्स चित्रकारी करना, बनाना। तो देखो जिस वर्ब के पीछे वाई और डब्ल्यू आया हो और उससे पहले कोई ए वगैरह नहीं स्वर आया हो, वावेल आया हो, तो उसमें हम डायरेक्ट आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसे सिंपली नॉर्मली जैसे वर्ब के पीछे ओ आ गया हो, ओ, तो उसमें भी अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो उसमें भी हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर वर्ब के पीछे कोई स्वर न होके व्यंजन पे ही समाप्त हो रहा है, डबल, ठीक है, डबल व्यंजन आया हो, यानी डबल कंसोनेंट आया हो, तो वहाँ पर भी हम डायरेक्ट आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं, उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारी वर्ब आप देख लो, रन ले लो, प्ले ले लो, कट ले लो, हेट ले लो, बट ले लो, सॉरी, ठीक है, पुट ले लो, तो उनमें अब कुछ डिफरेंस मिलेगा। लेकिन नॉर्मली तरीके से किसी वर्ब के पीछे डबल एल आया हो, किसी वर्ब के पीछे गो आया हो यानी ओ आया हो, किसी वर्ब के पीछे डब्ल्यू और वाई आया हो, तो ऐसे वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं नॉर्मल में, तो हम आईएनजी डायरेक्ट लगा देते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारी वर्ब हैं, इंग्लिश में जितने काम होते हैं स्टूडेंट याद रखना उतनी वर्ब हैं, दुनिया में जितने काम हैं उतनी वर्ब हैं। आप सोच लो कि काम कितने हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होगा, ये फर्स्ट रूल है, नॉर्मल रूल है कि ऐसे में हम आईएनजी का प्रयोग नॉर्मली हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अलावा दूसरा रूल अगर हम देखेंगे, दूसरा रूल यह कहता है कि अगर किसी वर्ब के पीछे, ठीक है, किसी वर्ब के पीछे ई आया हो तो ई को हटा करके आईएनजी लगाते हैं। ध्यान से देखना, अब जैसे मैं लिख दूँ टेक, टेक मीन्स लेना, अगर आप आईएनजी जोड़ दोगे तो ई हट जाएगा। जैसे हो गया मेक, तो हो जाएगा मेकिंग। स्टूडेंट दिमाग थोड़ा ध्यान से लगाओ यहाँ पे, अगर किसी फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब के साथ लास्ट में ई आया हो तो ई को हटाकर हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब ऐसी जितनी भी वर्ब होगी स्टूडेंट, आपको वहाँ पर ई को हटाकर ही आईएनजी लगाना है। क्लियर। नंबर थर्ड आपका है, लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ डबल ई आया हो, यहाँ पर तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर इसको नहीं हटाते हैं। अगर किसी वर्ब के साथ डबल ई आया हो तो हम बिना डबल ई को हटाए ही आईएनजी लगा देते हैं। जैसे सी तो हो जाता है सी, जैसे हो गया फ्ली तो हो जाता है फ्ली। अंतर देख लो स्टूडेंट्स, अगर किसी वर्ब के पीछे ई आया हो, केवल सिंगल ई, तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटाकर आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन डबल ई आया हो तो वहाँ पर हम डबल ई को नहीं हटाते हैं, हम डायरेक्ट वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, इसको याद रखना। रूल नंबर 4 आपको मैं बता रहा हूँ कि आईएनजी कैसे लगाते हैं।
स्टूडेंट यहाँ पे रूल नंबर 4 आपका आ जाएगा। रूल नंबर 4 कहता है अगर किसी वर्ब के, ठीक है ना, पीछे कोई कंसोनेंट आया हो, कोई व्यंजन आया हो और उससे पहले एक यानी सिंगल वावेल आया हो, तो लास्ट में हम जब आईएनजी जोड़ेंगे तो लास्ट वाले व्यंजन को डबल कर देते हैं। अब जैसे आप देख लो कट, अब यहाँ पे जब आईएनजी जोड़ोगे आप तो हो जाएगा कटिंग। अब स्टूडेंट देख लो आप गौर से, इस नियम को फिर से सुन लो। यदि किसी फर्स्ट फॉर्म, जो इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके लास्ट में कोई सिंगल कंसोनेंट यानी व्यंजन आया हो और उससे पहले कोई सिंगल वावेल अर्थात स्वर आया हो, तो आईएनजी जोड़ते समय हम लास्ट वाले कंसोनेंट को अर्थात व्यंजन को डबल कर देते हैं इंग्लिश में। अब जैसे देख लो पुट, देख लो पुट में आईएनजी जोड़ोगे तो पुटिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा है स्टूडेंट्स, सेटिंग हो गया, बहुत सारे हैं, आप इसको देख लेना। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन। ठीक है, अपवाद यहाँ पर मिलेगा, एक्सेप्शन में होता है अपवाद, लेकिन ओपन के साथ ऐसा संभव नहीं है। ओपन में जोड़ेंगे तो हम डबल नहीं करते हैं, ओपनिंग। देख लो स्टूडेंट, अपवाद है इसमें भी। देखो लास्ट में कंसोनेंट आया है और उससे पहले जो है एक वावेल आया है, तो जब हम ओपन में आईएनजी लगाएं तो डबल एन नहीं किए। देखो रूल एकदम सेम टू सेम है, ऐसा मिल रहा है देखो लास्ट वाला, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये अपवाद, इसको एक्सेप्शन बोला जाता है। ठीक है, EXCEPTION, एक्सेप्शन, अपवाद। तो ये अपवाद है, इसको आप याद रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आईएनजी लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट, याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। थोड़ा भी इधर उधर किए गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले आईएनजी लगाने का नियम ही बता दिया ताकि आपको आईएनजी में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर 5वां रूल जब आता है स्टूडेंट, याद रखना, अगर किसी वर्ब के पीछे कंसोनेंट आया हो, ठीक इसी प्रकार से, और उसके बीच में 2 वावेल्स आए हों, जैसे रीड, तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। स्वीट, सॉरी वीप, ठीक है, स्लीप। देखो नियम पढ़ो आप। यदि किसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पीछे कोई कंसोनेंट आया हो, देख लीजिए तीनों कंसोनेंट, ठीक है ना, यानी व्यंजन है, और उसके पहले 2 वावेल यानी स्वर आए हों, देखो EA, तो हम जब आईएनजी लगाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। 5 रूल हो गए स्टूडेंट्स, याद रखना। ये है चीज़ें, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है लेकिन यहाँ देख लो परिवर्तन नहीं होगा। आईएनजी को किस प्रकार से लगाते हैं इसको आप समझ जाओ। अब अगला रूल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई वर्ब है, मान लीजिए रूल नंबर 6, जैसे वह आपके आ गए डाई, अगर किसी वर्ब के पीछे IE आया हो, क्या आया हो, IE आया हो, तो IE जहाँ पर आएगा ध्यान देना, तो IE को Y में बदल देते हैं। जैसे आ गया डाई, तो डाई में अगर आप ING लगाओगे तो आप करोगे डाइन, ठीक है। अगर लाई में लगाओगे, लाई में झूठ बोलना और झूठ दोनों होता है, यहाँ पर ING लगाओगे तो हो जाएगा लाइन। स्टूडेंट देख लीजिए आप, यदि किसी वर्ब के पीछे IE आया हो तो ING जोड़ते समय IE को Y में बदल देते हैं और Y के बाद ING लगाते हैं। देख लो, डाई को हमने जब इंग जोड़ा तो यहाँ पे E को Y में बदल दिया, फिर इंग को जोड़ा, वही हाल यहाँ पर भी है। तो इस रूल को आप गौर से देख लेना स्टूडेंट्स। लेकिन 7वां रूल कहता है यदि किसी वर्ब के पीछे YE आया हो तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे डाई, डाई मीन्स होता है रंगना। क्या रंगना? जैसे आप डाई करवाते हो ना, डाई मीन्स होता है रंगना, बालों में आप डाई करवाते हो, ठीक है, सभी वही डाई, उसी डाई की बात चल रही है। डाई मीन्स रंग भी होता है और डाई मीन्स रंगना भी होता है। तो यहाँ पे वर्ब है, देख लो, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।
तो स्टूडेंट ये कुछ विशेष रूल से आपके विशेष रूप से नियम हैं, इनको जानना ज़रूरी है। कहीं पर मान लीजिए ऐसे आया आप वो वाला नियम आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वाई की बात किया हूँ, अब पहले वाले में क्या बात किया था, दूसरे वाले में खाली ई की बात किया था। तो यहाँ पर वाई ई अगर कहीं आए तब हम वहाँ पर कुछ नहीं हटाएंगे, आईएनजी लगा देंगे। लेकिन खाली ई आएगा तब वहाँ पर हम ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे, कि जैसे दूसरा नियम बताया गया था। यहाँ पर आई आएगा तब हम वाई में बदल के तब आईएनजी लगाएंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये कुछ रूल हैं जो आईएनजी लगाने के हैं। अगर इसमें आप गलती करते हो लगाने में, आपके पेपर में मान लीजिए आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों के आ गए हैं, तो वहाँ पर अगर आप कहीं मेन वर्ब में आईएनजी लगाते समय इस तरह की कोई गलती उल्टा सीधा कर दिए तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये सारा रूल बता दिया। तो सिंपल तरीके से मैंने ये चीज़ें बता दिया, ये नॉर्मल है। इन चीज़ों को आप थोड़ा याद कर लेना, आपको ग्रामर में मिल जाएंगे बहुत सारे 200, 250, 500 वर्ब मिलेंगे। वर्ब का जो 5th फॉर्म है, जो लास्ट वाला आईएनजी वाला फॉर्म, उसको आप ज़रूर याद करना, बहुत ही सहयोग करेगा आपके पेपर में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका ये आईएनजी लगाने का रूल है। ठीक है स्टूडेंट्स, वही थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता रहा हूँ 3 सेंटेंस। स्टूडेंट वही जीरेंट वाला उस टॉपिक को थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मैं 3 सेंटेंस लिखूँगा, उन तीनों को आप समझना गौर से। जैसे मैं लिख दूँ राम is playing, राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है। यहाँ पे आपका ये क्या है, मेन वर्ब। ठीक, दूसरा देखो प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये दूसरा हो गया। तीसरा देख लो रीचिंग होम आई मेट माय ब्रदर। इसी में एक और है, देख लो आई सा ए प्लेइंग बॉय। स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस को गौर से देखिए। इस सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये जो देख रहे हो राम इज़ प्लेइंग, ये है राम खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कैसे पहचानोगे स्टूडेंट, अब बात समझ में नहीं आ रही है, इसको पहचानोगे कैसे स्टूडेंट? कहीं पर इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ आपको आईएनजी वाली वर्ब मिल जाए तो समझ जाना कि वह मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। 3 कंटिन्यूअस टेंस, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन्हीं में आपको मिलेंगे। नहीं 6 टेंस में आपको आईएनजी मिलेगा, 6 में नहीं मिलेगा। क्लियर? इसके साथ इस हेल्पिंग वर्ब जरूर लगी रहेगी सेंटेंस के हिसाब से। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, आपको जरूर वर्ब मिलेगी। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाती हैं जो अभी आप पढ़ रहे हो। इनका हिंदी निकालने पर ना आता है और यह क्रिया के रूप में काम करती हैं। इनका काम मुख्य क्रिया है और मुख्य काम को यही बताते हैं जो कर्ता के द्वारा की जाती है। ये तो नॉर्मल है, अभी मैंने बताया। लेकिन अब इसी प्लेइंग को देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ईज आगे है, यहाँ पर ये पीछे है, यहाँ पर ईज आगे आ गया, ये पीछे आ गया। तो राम जब यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पर प्लेइंग भी क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट देख लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब जो है मेन वर्ब होती है, तो वह सब्जेक्ट कैसे बन गई? बात को समझने का प्रयास करो आप। अभी आप कह रहे हो कि सर ये तो मेन वर्ब है ना, तो सब्जेक्ट तो राम, श्याम, गीता, ही, से, इट, इनके रूप में होता है। यानी अक्सर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है। बात ख़त्म, ये आप भी जानते हो। लेकिन यहाँ का सब्जेक्ट ही जो मेन वर्ब है, यहाँ आके सब्जेक्ट बन गई। अब कैसे हुआ?
स्टूडेंट संभव है ये। जब कहीं पर मेन वर्ब जो आपकी दिखने वाली जो मेन वर्ब है वो कहीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट के रूप में आने लगे तो उसका नाम बदलकर हम रख देते हैं जीरंड। उसको हम जीरंड बोलते हैं, ग्रामर का एक टॉपिक है और यह सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और एक कम्प्लीमेंट का भी काम करता है। ठीक है, ऐसा ही काम करेगा। और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि यह जो टॉपिक है आपकी जीरंड, इसमें आपको नाउन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीरंड, क्योंकि ये नाउन का काम करता है। देख लो, अगर आपको प्लेइंग मीन्स खेलना है तो प्लेइंग मीन्स खेल भी होता है। तो यहाँ पर जो प्लेइंग देख रहे हो इसको मैं खेल बोलूँगा। तो खेल को तो आप भी जानते हो क्या कहते हैं, गेम। इसको आपको खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है या खेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, दोनों सही है। तो ये जो प्लेइंग देख रहे हो ना, प्लेइंग मतलब गेम है। तो गेम आप जानते ही हो, गेम क्या है, कॉमन नाउन है। तो इस नाउन के बदले मैंने इस वर्ब का प्रयोग किया है। तो इसका मतलब जब ये नाउन है तो ये भी नाउन है। जीरंड हमेशा नाउन होता है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। अब कहोगे सर यहाँ पे भी वर्ब, यहाँ पर भी वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, नहीं, गलत हो जाएगा। ये वर्ब है ज़रूर, लेकिन वर्ब से बनने वाला नया नाउन है। वर्ब से बनने वाला जो नाउन होता है उसे हम जीरंड नाम देते हैं, उसको आप सिंगल नाउन नहीं बोल सकते। जीरंड वह होता है जो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जो ठीक है नाउन का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये नाउन का काम कर रहा है, किसकी तरह, गेम की तरह। एक चीज़ और बता दूँ, गो मीन्स जाना, गोइंग मीन्स प्रस्थान, कम मीन्स आना, कमिंग मीन्स आगमन, रन मीन्स दौड़ना, रनिंग मीन्स दौड़, ईट मीन्स खाना, ईटिंग मीन्स भोजन करने की क्रिया, रीड मीन्स पढ़ना, रीडिंग मीन्स पठन पाठन। देखो ये नाउन बन रहा है, यानी आपको एक नया नियम बता रहा हूँ। अगर आपको किसी वर्ब का नाउन बनाना है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए और नाउन पाइए। फिर से सुन लो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए और नाउन पाइए, और उस नाउन का नाम होगा जीरंड। क्या होगा, जीरंड। आप उसको मेन वर्ब नहीं बोल पाओगे। तो ये देखो जीरंड के रूप में काम किया है। अब देखो अगला, रीचिंग होम आई मेट माई ब्रदर। घर पहुंचकर मैं अपने भाई से मिला। देखो ये आपका मेन सेंटेंस है, क्लॉज है, लेकिन इसमें देखो रीचिंग तो ज़रूर आया, लेकिन यहाँ पर आपको कोई वर्ब नहीं मिली अलग से, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली, कोई सब्जेक्ट नहीं मिला। पार्टिसिपल हुआ होता है जिसका ना कोई सब्जेक्ट होता है, जिसका ना कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब होती है। पहुंचकर, यहाँ आपको सब्जेक्ट यही है, आई रीचिंग, इसका मतलब आई रीच्ड होम आई मेट माई ब्रदर, ये है, उसी को मैंने सिंगल कर दिया। तो यहाँ पर देख लो, ये पार्टिसिपल, मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल बनता है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जिसकी हिंदी निकालने पर करके, ठीक है, हुआ, हुई, वे इत्यादि आता है। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट, एक सेंटेंस मैंने और लिखा है, आई सा ए प्लेइंग बॉय, मैं एक खेलते हुए लड़के को देखा। इसी चीज़ को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। अभी तो ये प्लेइंग यहाँ पे वर्ब थी, अभी यहाँ प्लेइंग यहाँ पर जीरंड थी, लेकिन अब देखो आई सा ए प्लेइंग बॉय, प्लेइंग की जगह आप ठीक है गुड का प्रयोग कर दो। मैं एक अच्छे लड़के को देखा। कैसे लड़के को देखा, अच्छे। मैं एक खेलते लड़के को देखा। मैं कैसे लड़के को देखा, खेलते हुए लड़के को देखा। तो ये जो प्लेइंग है इस वर्ब के नाउन की विशेषता बता रहा है। आप जानते हो बॉय यहाँ पे नाउन है, तो नाउन की विशेषता दुनिया जानती है। कौन बतलाता है, एडजेक्टिव। देखो ये गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो ये जो गुड है नाउन की विशेषता बतला सकता है, लेकिन ये प्लेइंग जो वर्ब है ये नाउन की विशेषता क्यों बतला रही है, देख लो। जबकि कोई डिफिनीशन ही नहीं है कि वर्ब नाउन की विशेषता बतलाए, वर्ब केवल काम को दिखाता है। लेकिन जब वर्ब नाउन की विशेषता बतलाने लगे तब समझ जाना स्टूडेंट कि वह पार्टिसिपल है। क्या है, पार्टिसिपल है। वो भी जब आईएनजी वाली वर्ब हो तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो स्टूडेंट ये है कुछ इसमें डिफरेंस, बड़ी एडवांस चीज़ें थी लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बड़ा आनंद है ऐसे ग्रामर में, बहुत ही आनंद है, पूरी गहराई है इसमें। जितना डूबते जाओगे निकल नहीं पाओगे, लेकिन आनंद इसी में।
तो ये चीज़ें आपके चूँकि टॉपिक में है नहीं, फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ें बता दी। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट मायने रखती हैं आगे चल करके आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, अन्य चीज़ों में आएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थी, और आगे की चीज़ें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला स्ट्रक्चर है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।